इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट इस बात में जानना होगा कि जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसका कप्तान कौन होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, शुभमन गिल इंजरी के चलते ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं और जो भारतीय टीम के उपकप्तान हैं श्रेयस अय्यर, वो भी रिब की इंजरी के चलते आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद जो आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज है उसमें भी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो आपके सीधे आईपीएल में नज़र आएंगे। ऐसे में ओडीआई सीरीज में इंडिया की कप्तानी कौन करेगा? क्या वहाँ पर केएल राहुल कप्तान होंगे, ऋषभ पंत होंगे, या फिर बीसीसीआई आपके टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर और अजीत आगरकर रोहित शर्मा के पास दोबारा जाएंगे? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आखिर दिन में क्या क्या हुआ, टीम इंडिया कहाँ पर कमज़ोर पड़ी या फिर कहाँ पर मजबूत पड़ी। वहीं इस समय की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसे टेस्ट सीरीज जो 2 दिन के अंदर समाप्त हो गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ट्रेविस टुल्ले ने पागलपन में आकर इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है और जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को जलील किया है और जिसके चलते इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और वहाँ के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सब बेन स्टोक्स को जमकर गालियां दे रहे हैं या फिर इंग्लैंड की टीम की तबाही की बात कर रहे हैं। क्योंकि WTC फाइनल 3 बार खेला गया है, वो भी इंग्लैंड में खेला गया है, लेकिन इंग्लैंड एक बार भी फाइनल मुकाबला नहीं खेली है। भले बैच बॉल का नारा लगाते हैं, लेकिन बैच बॉल डस्टबिन में जाकर पड़ा है, क्योंकि बैच बॉल से कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे पाकिस्तान की टेस्ट टीम की है या फिर पाकिस्तान की पूरी टीम की है। उसी तरह से इंग्लैंड के हाल चल रहे हैं। लेकिन आज बहुत बातें चल रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ओडीआई सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि आखिरकार टीम सिलेक्शन क्या होगी, कप्तान किसको रखा जाएगा। फिर उसके बाद हम एसएस की बात करेंगे, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको हाइप भी करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला 30 नवंबर से खेला जाएगा और यहाँ पर आपको बता दें, आपको 2 दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होने वाली है और दोनों आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कप्तान कौन होगा। बीसीसीआई की 2 पसंद चल रही है यहाँ पर, केएल राहुल और ऋषभ पंत। लेकिन आज रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई चाह रहा है कि वो केएल राहुल को कप्तान बनाए, क्योंकि केएल राहुल लगातार इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेला, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली और विकेट कीपर बल्लेबाज है और नंबर 5 पर उनकी जगह पक्की है। ऐसे में केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है। अगर वहीं दूसरी तरफ आप ऋषभ पंत की बात करोगे तो ऋषभ पंत ने पिछला ओडीआई मुकाबला 2024 T20 वर्ल्ड कप के सीधे बाद श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेला था। उसके बाद उन्होंने एक भी ओडीआई मुकाबला नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंजरी के चलते बाहर रहे थे, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के साथ थे, लेकिन उनको एक भी मौका नहीं मिला। इसीलिए लोग बाग सोच रहे हैं, बीसीसीआई सोच रही है कि हम एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाएं जो लगातार ओडीआई क्रिकेट खेल रहा हो, उसकी जगह पक्की हो, वो है केएल राहुल। लेकिन अगर यहाँ पर केएल राहुल कप्तान होते हैं तो केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर ऋषभ पंत आएंगे। और बीसीसीआई ये भी सोच रही है कि श्रेयस अय्यर बाहर है, ऐसे में नंबर 4 पर कौन खेलता है वो नज़र आएगा। ऐसे में नंबर 4 पर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको याद ही होगा जब इंग्लैंड में खिलाफ ओडीआई सीरीज चल रही थी 2022 में, तो ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी थी और टीम इंडिया वह मुकाबला जीती थी। वहाँ पर नंबर 4 पर ही खेला था, इसलिए यहाँ पर ऋषभ पंत को नंबर 4 पर रखा जाएगा। अगर ऋषभ पंत नहीं होते हैं तो उसकी जगह यहाँ पर एक नया खिलाड़ी की वापसी होगी। हो सकता है यहाँ पर इंडिया डेब्यू करते हुए नजर आए, वो ही तिलक वर्मा। क्योंकि जिस तरह से तिलक वर्मा ने एशिया कप में प्रदर्शन किया है, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक तरफा के जिताया मैच, उनको नाम को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आप
मेरी मानो या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट की मानो तो वहाँ पर कि ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाना है, ऋषभ पंत को ही नंबर 4 पर खेलना चाहिए और कप्तान भी उनको ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो वो टेस्ट मैचों की कप्तानी कर रहे हैं उनकी कप्तानी भी आज काफ़ी अच्छी चली। उन्होंने काफ़ी अच्छे गेंदबाजों को चेंजेस किए और उनको एक्सपीरियंस भी है, लगातार आईपीएल की कप्तानी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर आप ऋषभ पंत को कप्तान बना सकते हो क्योंकि उनकी एज भी कम है। और केएल राहुल आपको 34 साल या 35 साल के होने वाले हैं। यहाँ पर आपको जब फ्यूचर ही देखना, जब आप रोहित शर्मा से ऊपर ही आ गए हो तो यहाँ पर आप ऋषभ पंत को एक कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आओ जिससे उनकी जगह भी सिक्योर रहे और जिम्मेदारी के साथ वो बल्लेबाजी भी करके देंगे। केएल राहुल की जगह पक्की है, लेकिन अगर केएल राहुल को कप्तान बना दिया जाता है तो फिर केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करेंगे, कप्तानी करेंगे, दोनों कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लगातार वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा उनको भी मैनेज करना चाहिए। इसीलिए हो सकता है यहाँ पर आपको दोनों ही टीम, ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही टीम में नजर आए और केएल राहुल को कप्तान बनाया जाए। वहीं एक खबर और आ रही है कि ओडीआई सीरीज के लिए आपके 4 से 5 प्लेयर बाहर हो सकते हैं। जैसे शुभमन गिल इंजरी के चलते बाहर ही हो चुके हैं, श्रेयस अय्यर भी बाहर हो चुके हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा मैनेजमेंट के चलते। उसके बाद यहाँ पर कुलदीप यादव भी, उनकी शादी होने वाली है, वो भी आपको बाहर नजर आएंगे। और हार्दिक पांड्या इंजरी मैनेजमेंट के चक्कर में वो आपको T20 खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 3 महीने बाद आपको T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। इसके लिए आपको 5 खिलाड़ी ओडीआई सीरीज में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है पब्लिक सेंटीमेंट एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप खुद बता सकते हैं, आप खुद कमेंट करके राय दे सकते हैं कि आपकी राय क्या है। क्योंकि रोहित शर्मा बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उनका आखिरी मुकाबला था, उनको वो इज्जत नहीं दी गई कि उनको सीधे ही कप्तानी से हटा दिया गया और उनसे बात भी नहीं की गई और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि जो कप्तान आईसीसी टूर्नामेंट जीता हो और उसको बिना बताए ही धक्का मार के, जलील करके कप्तानी से हटा दिया, उसको रिस्पेक्ट न दी जाए। ये रोहित शर्मा के साथ हुआ है। क्या बीसीसीआई सोच सकती है? लेकिन अगर बीसीसीआई सोचेगी भी ना तो यहाँ पर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे क्योंकि उनको हटाया गया है। लेकिन पब्लिक का इमोशन है, सब इंडियन जो फैंस है ना, सब सेंटिमेंटल है कि रोहित शर्मा को कप्तानी दो। और आपको बता दें सिलेक्शन आज ही होने वाला है, 1:30 बजे से इनकी मीटिंग है जो कि मुंबई में होने वाली है, जहाँ पर चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर साहब आपस में जुड़ेंगे। वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं क्योंकि ये सब अभी गुवाहाटी में है, दूसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है, वहाँ पर है। ऐसे में आपको ये हो सकता है वर्चुअली जुड़ें आपस में जूम के द्वारा। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट यही कहते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए और उनकी रिस्पेक्ट रखी जाए। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें, आपको बोर नहीं करूंगा क्योंकि आपका कीमती समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वहीं दूसरी खबर की अगर बात की जाए एसेस की, देखिए एसेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी सीरीज होती है, उनकी इज्जत की बात होती है, उनकी रिस्पेक्ट की बात होती है। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रेविस टुल्ले ने, उसको पता नहीं किसी ने बता दिया कि इंडियन टीम की तरह ही ब्लू शर्ट पहने थे, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेविस हेड के सामने नीली टी शर्ट आती है तब तो वो धुनाई करता है। इंडिया ने देख ही लिया 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद WTC फाइनल, क्योंकि इंडिया के खिलाफ वो चलता ही चलता है, रोहित शर्मा के खिलाफ चलता ही चलता है। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड वालों ने गलती कर दी कि प्रैक्टिस के दौरान नीले कलर के, ब्लू कलर की टी शर्ट पहने नजर आए और नीले कलर को देखकर ट्रेविस टुल्ला तो ऐसे ही पागल हो जाता है। और उसी पागलपन से आज ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई हैं, उनकी बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई और बताया है कि बेटा ये ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरह से क्रिकेट खेला जाता है और तुम बेसबॉल का नारा लेकर घूमते रहते हो ना, बेसबॉल खेलेंगे बेसबॉल खेलेंगे। इसी बेसबॉल के चक्कर में पूरी की पूरी इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट तबाह हो गई है। चाहे वो जेफरी बाइकॉट हो, पूर्व क्रिकेटर, माइकल वॉन हो या फिर नासिर हुसैन ने, तीनों ने जमकर लताड़ा है बेन स्टोक्स को और इंग्लैंड की टीम को, कि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है। आपको बता दें, थोड़ा तर्जुमा दे देते हैं इसके बारे में, स्कोर कार्ड क्या था, कैसा था। तो एसेस का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया था, जहां पर इंग्लैंड की पहली बल्लेबाजी आई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, उन्होंने सोचा हम 250-300 रन बनाएंगे, लेकिन इंग्लैंड 132 रन ही बना पाती है।
तो उनके पास लीड रहती है इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने आती है और 164 रन ही बना पाती है। उनके पास 40 रनों की लीड थी, इसलिए टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 205 का मिलता है। और आप अंदाज़ा लगाओ 205 का टारगेट, पहली पारी में 132 रन पर ऑल आउट होने वाली ऑस्ट्रेलिया जब चौथी पारी में बल्लेबाजी करने आती है वो भी पर्थ में, जिस तरह की कंडीशन है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे कि देख लो भैया ऐसी ऐसी बात है, इंडिया की पिच ऐसी होती है, यहाँ पर रैंक टर्नर होता है, 2.5 दिन मुकाबला खत्म होता है, तो वहाँ पर लोग बातें करते हैं। लेकिन आपको बता दें वो पर्थ है, पर्थ में पेस होता है, बाउंस होता है, वहाँ बॉल ट्रेवल करती है, वो वही कंडीशन है। ये इंडिया अपने विकेटों को गड्ढे की तरह बनाते, सिर्फ अपना गड्ढा खोदा और खुद ही उसी में गिर गए। जो आपने देखा पिछला टेस्ट मुकाबला कोलकाता में, स्विमिंग का रैंक टर्नर दिया और टीम इंडिया उसी गड्ढे में गिर गई। ऐसा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं करती है। वहाँ की जो पिच होती है, जो पिच क्यूरेटर होता है, वो टीम मैनेजमेंट की बात नहीं सुनता, अपने बोर्ड की बात सुनता और अपने हिसाब से टीम बनाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी पिच मांगी है। तो जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई चौथी पारी में, तो उस्मान ख्वाजा इंजरी के चलते बल्लेबाजी करने आए, ट्रेविस हेड और वेदरलैंड ओपन करने आए। और ट्रेविस हेड ने जिस तरह से कूटा है, आपको बता दें 21.3 ओवर में 146 रन बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, 21.3 ओवर में, और ट्रेविस हेड की सेंचुरी भी हो गई थी। सोचो 146 रन में ट्रेविस हेड ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली थी, और 205 का टारगेट एक सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया। अगर वही उसको उस्मान ख्वाजा ओपन करने आते तो ये टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन जाता, क्योंकि टुक टक करके बल्लेबाजी करता। लेकिन ट्रेविस हेड ने मैच को एक तरफा ही कर दिया। भले ही फॉर्म में ट्रेविस हेड नहीं था, लेकिन आप उसकी पागलपन वाला खिलाड़ी, अगर भूत सवार हो जाता है तो दे धुनाई मारता रहता है, और वही देखने को मिला है। 36 बॉलों पे हाफ सेंचुरी पूरी की है ट्रेविस हेड ने, और 69 बॉलों पे सेंचुरी मारी है, और 123 रन बनाकर नॉट आउट मैच भी जिताया है। इस तरह से तबाह और बर्बाद किया है, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे मार्क वुड हो, चाहे ब्रेडन कार्स हो, रख के चौके मारा है, आगे बढ़ के मारा है, ऐसे करके मारा है, सामने मारा है। ट्रेविस हेड ने 12 चौके और 4 छक्के मारे हैं, छक्के छुड़ा दिए हैं आज ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड की टीम को। इस तरह से बखियाँ उन्हें धेड़ा है, और पूरी की पूरी इंग्लैंड की बेसबॉल को निस्ता नाबूद किया और उनको एकदम कब्र में मिला दिया है। इस तरह की बल्लेबाजी की है ट्रेविस हेड ने, और इंग्लैंड को जलील किया है। और एक रिकॉर्ड और बता दें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जब एसेस खेलने जाते हैं ना, 14 मुकाबले, पिछले 14 मुकाबले हारी है। पिछले कुछ सालों में 2 ड्रॉ हुए हैं, एक भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंग्लैंड नहीं जीती है। और जो यहाँ पर ट्रेविस हेड ने पारी खेली ना, सेकंड सबसे कम बॉलों पे सेंचुरी मारने वाला प्लेयर बना है। सेकंड फास्टेस्ट 100 मारने वाला प्लेयर बना है एसेस में, वो है ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड का आतंक इस तरह होता है, ट्रेविस हेड इस तरह की कुटाई करता है कि सामने वाली टीम ही पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाए। देखिए, भले ही इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, लेकिन मज़ा एसेस देखने में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर 2 बड़ी टीमें खेलती हैं और वहाँ पर कंपटीशन होता है, इसीलिए एसेस देखने में मज़ा आता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। वहीं तीसरी खबर की बात करते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है, लेकिन कुछ लोग का सवाल ये है कि इस मुकाबले की पिच क्या है, कि यहाँ पर रैंक टर्नर होगा, क्योंकि कोलकाता में आपने देख लिया। लेकिन आपको बता दिया है पिच बहुत अच्छी है, बैटिंग पिच है, और यहाँ पर आपके गेंदबाजों को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि पिछले टेस्ट मुकाबले में भले ही आपने 4 स्पिनर खिलाए थे, लेकिन एडवांटेज यहाँ पर साउथ अफ्रीका ले गई, क्योंकि आपसे बेहतर स्पिन साउथ अफ्रीका टीम ने खेला है। लेकिन आज भले ही साउथ अफ्रीका 246 रन पर 6 विकेट है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही, उनके प्लेयरों को काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले विकेट के लिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन ठीक टी से पहले पहला जो ब्रेक होता है, वहाँ पर पहले लंच होता है ना, तो फिर टी होता है, लेकिन यहाँ पर पहला टी हो रहा है। टी से ठीक 1 ओवर पहले बुमराह को बुलाते हैं ऋषभ पंत, और उसी ओवर में बुमराह ने माकरम का डंडा उखाड़ दिया। माकरम का डंडा, वो पार्टनरशिप टूट गई।
38 रन बनाए यहाँ पर एडम मार्करम ने, लेकिन उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। लंच तक, जब लंच आया तो इनके 166 रन थे और वहीं पर तीसरा विकेट गिरा टेम्बा बावुमा का। टेम्बा बावुमा काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली थी, 41 रन बनाए थे। वहीं इसके पहले क्या बोलते हैं, रायल रिकल्टन ने बहुत बेहतरीन पारी के लिए 35 रन वो बनाए थे। उसके बाद नंबर 3 पर ट्रिस्टन स्टब्स आए थे, बहुत ही बेहतरीन पारी के लिए पारी को संभाला, उन्होंने 49 रन बनाए थे। लेकिन सभी प्लेयरों को शुरुआत मिल गई थी, लेकिन कोई कैपिटलाइज नहीं कर पाए क्योंकि कुलदीप यादव के सामने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बिखर गई थी। लेकिन जब 166 रन पर 2 विकेट थे तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 300 साढ़े 300 रन 400 रन बनाएगी। लेकिन ठीक मैच ख़त्म होने से पहले नई टीम इंडिया ने नई बॉल ली और वहाँ पर सिराज ने टोनी डिजॉर्जी का विकेट लिया और 246 पर साउथ अफ्रीका 6 विकेट है। अगर ये 5 विकेट होती तो कह सकते थे कि आप साउथ अफ्रीका 350 रन बनाएगी। लेकिन अब यहाँ से टीम इंडिया को क्या करना है, यहाँ से टीम इंडिया को ये करना है कि साउथ अफ्रीका को 300 के पहले ही रोकना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका 350 बनाती है तो आपको पहली पारी में 400 साढ़े 400 रन बनाने पड़ेंगे, आपको 100 रनों की लीड लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको चौथे बल्लेबाजी करना है, इंडिया को चौथी बल्लेबाजी करना है। आपको पहले टेस्ट मुकाबले की तरह गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप यह मुकाबला गंवा दोगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गुवाहाटी में लाइट डिस्टर्ब रहती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, ठंडे भी है, क्योंकि आपने देखा होगा आज सिर्फ 82 ओवर का मैच हुआ है, 8 ओवर कट गए हैं। यही 8 ओवर अगर देखा जाए 5 दिन, ये मुकाबला तो 5वें दिन जाने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये मुकाबला कहीं ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन ड्रॉ मुकाबला नहीं हो क्योंकि पिच अच्छी है, कंडीशन भी अच्छी है। अब यहाँ पर इम्तहान, कल आपको क्या कि आपने नई गेंद ली थी, आपको जल्दी 4 विकेट इनके आउट करने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट पेयर में हम मूर्ति खेल रहे हैं जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 5000 रन बनाए हैं। उसके बाद अगर आप विकेट लेते रहोगे तो इनको 290 295 तक आउट करना पड़ेगा, फिर इंडिया को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यह मुकाबला आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। लेकिन आज बात करेंगे ऋषभ पंत की कप्तानी की। ऋषभ पंत का आपने कैच देखा होगा लास्ट बार, टोनी डिजॉर्जी का जो मोहम्मद सिराज ने बाहर बॉल डाला और एज लगकर बाहर गई, क्या शानदार कैच था। उसके पहले मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की थी जहाँ पर ऋषभ पंत उड़ते हुए गए थे। आज ऋषभ पंत ने सभी गेंदबाजों का ठीक तरह से यूज़ किया है, विकेट नहीं मिल रहे थे, बॉलों को बार बार रोटेट भी किया है और पीछे से कमेंट्री भी कर रहे थे, यहाँ पे बॉल डाल, यहाँ पे बॉल डाल। कुलदीप यादव काफ़ी गाइड कर रहे थे, मतलब वो मैच्योरिटी दिखाई दी। जिसके बाद यहाँ पर गौतम गंभीर पिच क्यूरेटर से बात भी करते हुए नजर आए क्योंकि उनको पता था कि पिच अच्छी है और टीम इंडिया का वहीं पर फ़ायदा होता है जहाँ पर पिच अच्छी होती है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 सीरीज बराबर करके आए थे क्योंकि वहाँ पर पिच अच्छी थी, बल्लेबाजों के लिए फ़ायदा था। जहाँ पर बल्लेबाजों को फ़ायदा होगा ना, वहाँ पर टीम इंडिया को एडवांटेज मिल जाता है और आपके गेंदबाजों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि आपके गेंदबाज, इंडिया के गेंदबाज ज़्यादा स्किलफुल हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो साउथ अफ्रीका के मुकाबले। तो यहाँ पर एडवांटेज इंडिया को ही है, लेकिन आपको रन बनाने पड़ेंगे। जितना साउथ अफ्रीका बनाएगी उससे 100 रन आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि चौथी पारी आपको ही खेलनी है। इसीलिए यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी काफ़ी काम आई क्योंकि आज आपने देखा होगा बुमराह ने 17 ओवर गेंदबाजी की है, 1 विकेट हासिल किया है। कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किया है, सिराज ने 1 विकेट हासिल किया और रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि नीतीश रेड्डी से 4 ओवर गेंदबाजी करे, 21 रन दिए, लेकिन इनकी 4 बॉल ही काफ़ी अच्छी रही, बाकी लप्पे पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा था कैसे गेंदबाजी करनी है। आपने इससे अच्छा शार्दुल ठाकुर को लिया होता यार, डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है। आप नीतीश रेड्डी को ढोए जा रहे हो। आज उसको ढो ही रहे हैं तो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराओ, नंबर 5 पर खिलाओ, नंबर 6 पर खिलाओ। आप उसको 8 नंबर पर खिला रहे हो। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने नीतीश रेड्डी को देख लिया, जब उनका यूज ही नहीं हो रहा है आप ऑलराउंडर ढोए जा रहे हो। 3 ऑलराउंडर अभी टेस्ट मैचों में खिला दिया गौतम गंभीर ने। पिछला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया इसीलिए हारी है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। वहाँ पर 3 नंबर वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया और इस मुकाबले में क्या करोगे, साई सुरसेन नंबर 3 खेलेगा, फिर आखिर वाशिंगटन नंबर 6 पर या 7 पर खेलते हुए नजर आएगा।
जब आपने इतना चक्कर घुमा दिया गौतम गंभीर, तो आप टेस्ट मुकाबला हलवा समझ के रखे हो क्या? ये अभी इसके पहले जो राहुल द्रविड़ कोच थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। आपका अलग ही दिमाग चल रहा है। आप एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन वो T20 ODI तक ही सीमित रहो। टेस्ट क्रिकेट है ये हलवा नहीं है कोई भी आए खाए चला जाए। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट ही रहने दो। फालतू की ये जुगलबंदी मत करो कि आपको रायता फैला दो, क्योंकि टीम इंडिया का रायता फैला हुआ है। और आपको बता दें, पिछले 6 टेस्ट मुकाबले जो इंडिया में खेली है, टीम इंडिया में खेली है, उनमें से 2 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। वो भी पिछली सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं था। उसके पहले न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 हराया था, क्लीन स्वीप की थी, 140 साल का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। इसके पहले कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिन्होंने इंडिया आकर इंडिया को क्लीन स्वीप किया है, वो न्यूजीलैंड ने किया। अब ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने पहला ही मुकाबला आपको हराकर आपको जलील कर दिया है। ये टेम्बा बूमा को बौना बोल रहे थे पहले टेस्ट मुकाबले में। उस बौने ने ही, टेम्बा बूमा ने ही पूरी टीम इंडिया को नाप दिया है। इस तरह की बल्लेबाजी की है पहले टेस्ट मुकाबले में। और इस टेस्ट मुकाबले में अगर देखा जाए ना, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका रन बना दिए हैं। आपको बनाना पड़ेगा, आपको चौथी पारी खेलनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि चौथी पारी में आकर आप 300 साढ़े 300 रन चेज कर दो। तो यहाँ से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी टीम इंडिया यह टेस्ट मुकाबला जीतेगी। एक शिकायत है गौतम गंभीर से, जब आप अच्छी विकेट बनाकर जीत सकते हो, आपके बल्लेबाज फुल कैपेबल है ना, तो फिर रैंक टर्नर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप पहला टेस्ट मुकाबला हारे, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। क्योंकि WTC फाइनल तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है ना, वहाँ पर टीम इंडिया 4थे नंबर पर है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो आप अंदाज़ा लगाओ क्या टीम इंडिया WTC फाइनल खेल पाएगी? क्योंकि इसके बाद इंडिया को न्यूजीलैंड भी जाना है, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने। क्या जीत पाएगी टीम इंडिया? बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टीम इंडिया मुकाबला जीते। फिर 2027 में आपका WTC फाइनल है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया आएगी सीरीज़ खेलने। क्या ऑस्ट्रेलिया आपको रहने देगी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में चल रही है? तो ये थोड़ा जिम्मेदारी के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आपके बल्लेबाज कैपेबल है। अगर आपके बल्लेबाज रन बनाएंगे तो आपके गेंदबाज इतने सक्षम हैं कि वो आउट करेंगे और टीम इंडिया मुकाबला भी जीतेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ODI के बारे में मैंने बता दिया है कि सिलेक्शन आज ही 23 नवंबर को होने वाला है, जहां पर आपकी ODI टीम और T20 टीम आने वाली है। यहाँ पर एक डिस्कशन बनता है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा, क्योंकि बैकअप ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ फिक्स बैठेंगे, क्योंकि आप उनको ओपन भी करा सकते हो, उनको नंबर 4 पर भी खिला सकते हो। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 सेंचुरी मार कर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा खेला है इंडिया के लिए खेलते हुए। तो आप उनको बाइकआउट मत करो, बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, आप उसको मौका दो, आप उसको फालतू जाया मत करो। क्योंकि गौतम गंभीर क्या करें, अपनी पसंद वाले प्लेयर को टीम में रख लेते हैं, जो पसंद है उनको बाहर मार देते हैं। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आप जीतो ना जीतो, लेकिन आपको ODI जीतने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ 2 ही प्लेयर रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली। वहाँ पर ओपन कौन करेगा, टीम क्या होगी? क्योंकि वहाँ पर अगर टीम की बात करें कि ये टीम क्या चुनने वाले हैं, तो रोहित शर्मा, SSC जायसवाल, नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर अभी हम ऋषभ पंत को लेते हैं, 5 पर KL राहुल, 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पर शिवम दुबे को लेकर आएंगे, 7 पर शिवम दुबे। मैं प्लेइंग 11 नहीं बता रहा हूँ, 15 मेंबर स्क्वाड बता रहा हूँ। उसके बाद 8 पर अक्षर पटेल, 9 पर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे वाशिंगटन सुंदर, 10 पर वरुण चक्रवर्ती, 11 पर यहाँ पर आपको अर्शदीप सिंह, 12 पर मोहम्मद सिराज, 13 पर हर्षित राणा, एक बैकअप ओपनर के तौर पर यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, और 15वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। ये हो गई आपकी 15 मेंबर स्क्वाड। लेकिन अगर आपको एक ही स्पिनर को कम करना है तो आप वहाँ पर तिलक वर्मा को भी रख सकते हो, क्योंकि तिलक वर्मा का भी काल आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से तिलक वर्मा ने मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिहाज से ये टीम हो सकती है। रविंद्र जडेजा को हो सकता है यहाँ पर मौका ना मिले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में जडेजा को बाहर रखा गया था। हालांकि उनको कम्युनिकेट किया गया था, उनसे बात की गई थी, ये जडेजा ने बोला, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि अब जडेजा को ओडीआई क्रिकेट में मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पर आप अगली पीढ़ी अक्षर पटेल को मौका दोगे, वाशिंगटन सुंदर को मौका दोगे, जिन्होंने अच्छा किया है इस लिहाज से। तो आपको क्या लगता है ओडीआई टीम का कप्तान कौन होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। क्या इंडिया दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतेगी? क्या यहाँ पर इंग्लैंड का गुरूर टूटा है? आप कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।